नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे गेट नोटबुक चैनल में। तो ये हमारा एक नया वीडियो है जिसमें कि मैं आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ कि कैसे आप एनटीए यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस जो 2019 का कंप्यूटर साइंस का पेपर हो रहा है यूजीसी नेट में, उसको कैसे 50 डेज में क्रैक कर सकते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव स्टडी प्लान मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से वो बेस्ट बुक्स हैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही सब्जेक्ट्स के लिए। और फिर सब्जेक्ट वाइज वेटेज होगा, सिलेबस होगा, टॉपिक वाइज वेटेज होगा। देन कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हम बताने वाले हैं आपको एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। ये जो वीडियो है ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों बच्चों के लिए है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ पेपर 2 को स्पेसिफिकली बताया है, क्योंकि मैं सिर्फ कंप्यूटर साइंस की वीडियोस डालती हूँ, तो ऐसा नहीं है। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि ऑब्वियसली आप पेपर 1 दोगे तभी तो पेपर 2 दोगे, राइट। तो कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए ओनली मैंने ये पेपर 2 का रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपडेटेड सिलेबस के साथ 50 डेज का स्टडी प्लान प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, कुछ ऐसे सच में जो शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं वो मैं आपको शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें। वो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो स्टडी प्लान मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ उसको आप प्रिंट कीजिए, अपने वॉल में अभी पेस्ट कीजिए। और जो स्टडी प्लान होगा, यानी कि डे 1 का अलग होगा, डे 2 का अलग होगा, एंड सो ऑन अप टिल डे 50 तक का मैं आपको बताऊंगी। तो हर एक दिन आपको सिर्फ 2 घंटे देने हैं, जी हाँ, सिर्फ 2 घंटे। और नेक्स्ट डे जैसे कि आपने डे 1 में एक टॉपिक को खत्म किया, फिर डे 2 आया, तो डे 2 इज द नेक्स्ट डे ऑफ डे 1। तो डे 2 में आपको डे 1 का 5 मिनट का रिवीजन करना है, यानी कि जो भी आपने डे 1 में पढ़ा उसको दूसरे दिन 5 मिनट में रिवाइज करना है। तो कैसे उस चीज़ को 5 मिनट में रिवाइज करेंगे उसकी भी टेक्निक बताऊंगी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन 3 बातों को नोट कर लीजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके हिसाब से अगर मैं बोलूं कि आप स्टडी करते हैं, आपको सब समझ में आता है, ठीक है, सब समझ में आता है, ठीक है, अच्छी बात है। पर आपको समझ में नहीं आता, आप उसको ज़बरदस्ती याद कर लेते, तो उसमें डिफरेंस है, जी हाँ। समझने में और ज़बरदस्ती रटने में अलग चीज़ें होती हैं। अगर आप समझ रहे हैं चीज़ों को तो बढ़िया है, पर अगर आप ज़बरदस्ती उन चीज़ों को रट रहे हैं बिना समझे तो वो गलत है। उस वक्त में जब आप ज़बरदस्ती रटते हैं ना किसी चीज़ को, तो उसका मतलब ही होता है कि आपको डाउट है उस चीज़ में, और उस डाउट को पूछिए। क्योंकि अगर कोई डाउट नहीं है तो कोई क्वेश्चन नहीं है, तो कोई आंसर नहीं है, तो कोई लर्निंग भी नहीं है। तो अगर डाउट नहीं है आपके माइंड में तो डर जाइए आप कि भाई डाउट क्यों नहीं आ रहे मुझे, क्योंकि डाउट तो आते ही हैं, चाहे वो बच्चा कितना भी तेज क्यों ना हो। तो डाउट आएगा तो पूछोगे तो आंसर मिलेगा, और मिलेगा तो ही तो लर्निंग होगी। तो क्वेश्चंस पूछिए, कहाँ पूछना है, कैसे पूछना है, ये सब आपको पता है। सवाल का जवाब बुक्स भी देती हैं, टीचर भी देते हैं, और बहुत सारे साइट्स हैं यार यूजफुल यूजीसी नेट के, वहाँ पे भी आपको आंसर मिलेंगे, पर सर्चिंग करनी पड़ेगी ना आपको थोड़ा बहुत। यस, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, चाहे वो आपकी जॉब के लिए हो, चाहे वो आपकी लाइफ के लिए हो, ठीक है, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है भाई। मोटिवेशन नहीं है ना दिमाग में तो स्ट्रेस होगा तो कोई काम सक्सेस तो बिल्कुल नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसीलिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। हर दिन एक मोटिवेशनल कोट पढ़ना है, एक मोटिवेशनल कोट से अपने दिन की शुरुआत करनी है, क्योंकि वही मोटिवेशनल थॉट आपको पूरे दिन एनर्जाइज करके रखेगा, समझ रहे हो ना। तो आज की मोटिवेशन क्या है, स्टार्ट वेयर यू आर, यूज व्हाट यू हैव एंड डू व्हाट यू कैन। इट मीन्स कि जहाँ पे हो वहीं से स्टार्ट करो, और जो भी है आपके पास उसको यूज करो, और जो भी आप कर सकते हो वो करो, पर करो अपने गोल को अचीव करने के लिए। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मैं सिर्फ आपको बता सकती हूँ कि आपको ये करना है, पर करेगा कौन, वो आप करेंगे।
तो वो आपके अंदर से आनी चाहिए फीलिंग कि भैया मुझे ये करना है, तो मोटिवेशन आपके अंदर से होना चाहिए। ठीक है, चलिए 3 इंपॉर्टेंट बातें तो भाई हो गई। अब हम देख लेते हैं कि भैया वेटेज क्या रहता है, हर एक सब्जेक्ट का वेटेज क्या रहा है, प्रीवियस ईयर से एनालाइज होकर ये बनाया। मुझे पता है भाई सिलेबस अपडेट हो चुका है, पर फिर भी इतना भी अपडेट नहीं हुआ है कि सब्जेक्ट का नाम बदल गया हो। कुछ कुछ सब्जेक्ट्स तो है ना, कुछ क्या पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स हैं आपके नए सिलेबस में। यस, तो अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको देखेंगे हिसाब से कि किसका वेटेज ज़्यादा है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का वेटेज 10 मार्क्स का रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम का 10 मार्क्स का, नेटवर्क्स और क्रिप्टोग्राफी में 10 मार्क्स का वेटेज है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भी 10 मार्क्स, टॉक का भी, और डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स का भी। तो ये टोटल 6 सब्जेक्ट्स का वेटेज 10-10 मार्क्स का देखने को मिला है पेपर 2 का। ठीक है, अगर हम बात करें सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शन की और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड नंबर सिस्टम की, तो इनका वेटेज 6-6 मार्क्स का रहा है। एक्सएमएल का 1 मार्क्स का, प्रोबेबिलिटी का 1 मार्क्स का, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का 3 मार्क्स का है, लॉजिक प्रपोजिशन का 5 मार्क्स का, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जावा एंड जावास्क्रिप्ट, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का 4-4 मार्क्स का वेटेज है, सी लैंग्वेज का 2 मार्क्स का और कंप्यूटर ग्राफिक्स का 3 मार्क्स का। तो ये मैंने कुछ आपको बता दिए कि भाई ये जो टॉपिक है टॉपिक वाइज वेटेज है, ये सब्जेक्ट वाइज नहीं है। तो टॉपिक वाइज क्या वेटेज रहा है वो मैंने आपको बता दिया। तो इससे एक आइडिया लग गया होगा कि कौन ज़्यादा मार्क्स के हैं और कौन कम मार्क्स पे हैं, और किस पे ज़्यादा ध्यान देना और किस पे कम ध्यान देना है अभी, क्योंकि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव ओनली 60 डेज। तो इसीलिए जानबूझ के मैंने 50 डेज का स्टडी प्लान बनाया है, क्योंकि लास्ट 10 डेज आपकी कोई अपनी प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो वो टेस्ट सीरीज में जितना ज़्यादा आप टेस्ट दोगे लास्ट के 10 डेज में वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो 50 डेज आपका सिलेबस कंप्लीशन के लिए होना चाहिए विद इफेक्टिव नोट्स, एंड लास्ट के 10 डेज में आपको रिवाइज करना है और टेस्ट जितना दे सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो उतना करना है। ठीक है, अब मैं जानती हूँ कि आपका एग्जाम 20 जून से स्टार्ट हो जाएगा, तो अभी हो गया आपका 19 अप्रैल, 2 महीने पक्के पक्के हैं, है ना। 2 महीने पक्के पक्के हैं, तो 50 दिन की स्टडी प्लान और लास्ट के 10 डेज जो होंगे वो आपके रिवीजन और टेस्ट सीरीज के लिए होंगे। नेक्स्ट आप बात कर लीजिए कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। चलो हमने देख लिया भाई इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, हमने ये भी देख लिया कि भाई मार्क्स का वेटेज क्या रहा है हर एक टॉपिक से। अब प्रिपेयर कैसे करना है, तो सबसे पहले तो भाई आपको सिलेबस पता होना चाहिए। तो मैंने ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर दी, क्योंकि जो स्टडी प्लान मैंने बनाया है ना वो उसमें पूरा सिलेबस इंक्लूडेड है। ठीक है, आपको अलग से सिलेबस देखने की ज़रूरत नहीं है। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है बेस्ट बुक्स फॉर यूजीसी नेट, सॉरी नॉट गेट, फॉर यूजीसी नेट के लिए आपको बेस्ट बुक सेलेक्ट करना है। ओके, फिर आइडेंटिफाई करना है आपको कि कौन से टॉपिक को आप पहले पढ़ेंगे। कैसे आइडेंटिफाई करें ये चीज़ कैसे आइडेंटिफाई करें, मैंने अभी बताया ना किसका वेटेज ज़्यादा है उस चीज़ से, समझ रहे हो ना। प्रिपेयर कीजिए स्टडी प्लान को, स्टडी प्लान भी प्रिपेयर कर दी मैंने यार, 4 चीज़ें तो मैंने ही कर दी। आपको बस क्या करना है, लास्टली आपको ध्यान देना है मॉक टेस्ट पे। मॉक टेस्ट 10 दिनों में जितना आप दोगे लास्ट के 10 डेज में उतना आपको हेल्पफुल होगा एग्जाम को क्लियर करना। ठीक, लास्टली रिवाइज करना भी बिल्कुल मत भूलना, जो भी आपने पढ़ा है स्टडी प्लान से। रिवीजन करने के लिए सिंगल रिवीजन पेजेस बनाओ। अब ये सिंगल रिवीजन पेजेस क्या बोल रही हूँ मैं, कुछ नहीं है ये। अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा, मान लीजिए कि आपने इंडेक्सिंग टॉपिक पढ़ा डेटाबेसेस में, तो इसको आप रिवाइज करने के लिए एक पेज में ही इससे रिलेटेड जितने भी यूजफुल टर्म्स है उसको एक पेज में लिख डालो। दूसरा दिन आएगा स्टडी प्लान का, तो आप रिवाइज कैसे करोगे 5 मिनट में, उस सिंगल पेज से। अगर नहीं बनाना आता है सिंगल पेज, उसका आर्ट नहीं पता आपको डेवलप कैसे करते हैं, तो आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने कि इंडेक्सिंग का सिंगल रिवीजन पेज दिया है, साथ ही साथ मैंने आपको नॉर्मलाइजेशन का सिंगल रिवीजन पेज भी अपने यूट्यूब चैनल में दिया है। तो वहाँ पे जाके आप देखें कि कैसे एक पेज के थ्रू आप नॉर्मलाइजेशन पढ़ सकते हैं, एक पेज के थ्रू आप इंडेक्सिंग पढ़ सकते हैं और B ट्री और B ट्रीज पढ़ सकते हैं।
अब बेस्ट बुक्स, हाँ मैंने बोला कि मैंने काम कर दिया पर काम को बताया नहीं ना अभी। तो बेस्ट बुक्स क्या क्या है यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस एग्जाम के लिए? तो फर्स्ट है आपका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए कनितकर इज द बेस्ट बुक। यूनिक्स और लाइनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी आता है आपका, तो उसके लिए सुमित अभा दास, ठीक है, ये अच्छा है बुक। और जावा और एचटीएमएल के लिए अगर आपको ट्यूटोरियल्स चाहिए तो आई कैन प्रोवाइड यू, ठीक है। और माइक्रो प्रोसेसर के लिए गोएंकर इज द बेस्ट बुक। कंप्यूटर ग्राफिक्स के लिए हर्न एंड बेकर। एल्गोरिथम डिजाइन के लिए तो भाई सभी बोलते कॉर्मैन। एंड फजी लॉजिक, जैसे कि एक लड़की ने बोला था मुझे फजी लॉजिक पे मैम बताइए, वीडियो बनाइए, तो यहाँ पे फजी लॉजिक पे वीडियो तो मैं बना दूंगी, पर बेस्ट बुक इसके लिए शिव आनंदम है। ऑपरेशन रिसर्च के लिए आपके एस डी शर्मा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जानकी रमन एंड डिजिटल लॉजिक मॉरिस मैनो, या फिर आप और आरपी जैन भी ले सकते हैं, सिलेक्शन है। डेटा स्ट्रक्चर्स पे है आपका स्कॉम सीरीज, या फिर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम का बुक जो कॉर्मैन है वो भी इनफ है, पर डेटा स्ट्रक्चर्स उसमें उतनी अच्छी तरीके से कंप्लीट नहीं किया गया जहाँ तक मेरा आइडिया है। कंप्यूटर नेटवर्क्स के लिए फॉरोजन है। नेक्स्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लिए कैनाथ रोजन। डीबीएमएस के लिए नवाथे या फिर कोर्थ आप ले सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए गैल्विन। टॉक के लिए है पीटर लिंच एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए है रॉगर एस प्रेसमैन। और एक कंपाइलर डिजाइन बचता है तो उसके लिए आपका उल्मन सेठी, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट, यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस को क्रैक करने के बाद क्या उसके बेनिफिट्स हैं? क्वालिफाई कर लिया, एग्जाम निकल गया, पर उसका बेनिफिट क्या है? नहीं बेनिफिट पता तो फिर एग्जाम को क्रैक करने का मतलब क्या है? तो अगर आप यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं तो आपका जो मंजिल है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, वो पूरा हो जाएगा, या फिर किसी भी यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी में आपको एज अ लेक्चरर एंड एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह जॉब मिल जाएगी। रिसर्च फेलो बनने के लिए, प्रोजेक्ट असिस्टेंट और रिसर्च एनालिस्ट बनने के लिए किसी भी लैब या फिर यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन में आपको इसकी भी पूरी की पूरी एलिजिबिलिटी हो जाएगी। नेक्स्ट, अगर आप कोई भी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आप कर सकेंगे, उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। एक एंटरप्रेन्योर बनना हो तो उसके लिए भी आप बहुत ही ज़्यादा मतलब कि एलिजिबल हैं। फिर अपना रिसर्च आप पब्लिश कर सकते हैं और एक ऑथर बन सकते हैं, या फिर आप नेट के फैकल्टी बन सकते हैं खुद ही, और आप स्टार्ट कर सकते हैं टीचिंग अंडर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को एज अ एजुकेशनल प्रोफेशनल। तो दीज आर द बेनिफिट्स आफ्टर क्वालिफाइंग द एग्जाम ऑफ यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस। ओके, नाउ स्टडी प्लान स्टार्ट हो गई है भाई, तो फोकस कर लीजिए। फ्रॉम डे 1 टू डे 50 मैं आपको स्टडी प्लान बताने वाली हूँ। तो डे 1 में आपको टोटल पढ़ने हैं 2 सब्जेक्ट्स, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ ही दिन रह गए हैं, तो मैं यही एक्सपेक्ट करती हूँ अपने स्टूडेंट से कि अभी तक उन्होंने कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा फ्रॉम एवरी सब्जेक्ट। और यहाँ पे अगर यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस की मैं बात करूँ तो देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन यूजीसी नेट एंड गेट एग्जाम, और काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स उनके मिलते जुलते हैं, पर अगर यूजीसी नेट की बात की जाए तो उसमें थोड़ा ऊपर से ही क्वेश्चन आते हैं, और गेट में क्या होता है कि बहुत ही हाई लेवल का थोड़ा क्वेश्चन आता है। तो यूजीसी नेट वाले स्टूडेंट्स के पास एडवांटेज क्या है कि उन्हें हर एक सब्जेक्ट पढ़ना है, पर उतना घुस के नहीं पढ़ना है, पढ़ना है पर ज़्यादा टफ नहीं आएगा। तो आप अगर पढ़ लेते हैं किसी भी सब्जेक्ट को थोड़ी सी भी अच्छी तरीके से तो आप उसमें आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को इंक्लूड किया स्टडी प्लान में मैंने, ठीक है। डे 1 में आपको पेपर 1 से टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है, जिसमें कि टीचिंग टॉपिक है, उसमें टीचिंग का कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, टीचिंग के लेवल्स क्या हैं और बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये सब पढ़ना है। तो आप डे 1 यानी कि एक दिन में ऑब्वियसली 2-3 टाइम तो आप पढ़ते ही हैं, और आप 2-3 टाइम पढ़कर इतने सारे सिलेबस को कंप्लीट करना ही पड़ेगा आपको एट एनी कॉस्ट। ये सिलेबस काफ़ी वास्ट है अगर आप देखें तो। टीचिंग एप्टीट्यूड आपको डे 1 में पढ़ना है, और डे 1 में ही आपको डिस्क्रीट स्ट्रक्चर से ग्राफ थ्योरी कंसेप्ट कंप्लीट करना है। तो ग्राफ थ्योरी का बहुत ही अच्छा ट्यूटोरियल है, आप सर्च कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिला है तो मैंने खुद बनाया है ग्राफ थ्योरी पे ट्यूटोरियल, आप मेरे ट्यूटोरियल को देख सकते हैं। अगर आपको लिंक नहीं मिल रही तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। तो ग्राफ थ्योरी की अगर टेंशन है अभी भी तो आप मुझे लिंक मांग के मैं आपको लिंक दे दूंगी, मैंने सारा सिलेबस वहाँ पे कवर करवाया है, और वहाँ से आप इजीली एक दिन में आराम से हर एक वीडियो को देखकर कवर अप कर सकते हैं। बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड और डिस्क्रीट स्ट्रक्चर पहले दिन का गोल होगा। डे 2 में आपको और 2 ही घंटे देने हैं, और हाँ
डे 1 खत्म तो डे 2 आएगा, तो डे 2 की स्टार्टिंग क्या होगी, 5 मिनट रिवीजन डे 1 की। 5 मिनट इसको भी रिवाइज करना है, 5 मिनट इसको भी रिवाइज करना है। अब आप सोचेंगे कि भैया इतने बड़े बड़े टॉपिक को मैं 5 मिनट में कैसे रिवाइज करूं, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से इस टॉपिक को कंप्लीट करना है कि सिंगल पेज में ये आ जाए आपका। सिंगल पेज में आपको इस टीचिंग टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थिंग्स को लिखना है और उसी को आप 5 मिनट में रिवाइज करोगे ऑन द नेक्स्ट डे। इसको भी, इसके लिए भी आपको सिंगल पेज बनाना है, तो इसका सिंगल पेज और इसका सिंगल पेज दोनों को 5-5 मिनट में फिर रिवाइज कर लोगे ना इससे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि डे 1 में आप टीचिंग एप्टीट्यूड और डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स को आप पढ़ोगे, तो आपको पढ़ने के बाद दोनों पे ही एक रिवीजन पेज बनाना पड़ेगा। एक ही पेज होगा और उसी एक पेज में आपको इन टॉपिक को इतने शॉर्ट और कंसाइज तरीके से लिखना है जो आपको समझ में आए। ऐसा भी ना हो कि इतना शॉर्टकट लिखा कि आप ही को समझ में नहीं आ रहा है दूसरे दिन, और उसको आप डे 2 में रिवाइज करोगे 5-5 मिनट। फिर टीचिंग एप्टीट्यूड डे 2 में भी है, जिसमें कि लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है। फिर डीबीएमएस से डीबीएमएस के कंसेप्ट और आर्किटेक्चर मॉडल्स वगैरह, 3 स्कीमा आर्किटेक्चर, डेटा डिपेंडेंस, ये सब जो भी चीज़ें होती हैं। और आरसी, 3 चीज़ें हैं डे 2 में। थोड़ा ज़्यादा है, मैं समझती हूँ थोड़ा ज़्यादा है, पर सिलेबस भी तो वास्ट है। वी हैव टू वर्क लाइक अ सिलेबस, राइट। सिलेबस वास्ट है तो हमें भी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो डे 2 है जिसमें कि हम ज़्यादा टॉपिक नहीं है, बहुत ही ईजी है। डीबीएमएस का कंसेप्ट जो है काफ़ी ईजी है, वो नहीं आपको है तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी लिंक, मैंने बनाया भी है। आरसी पे तो भैया हमने कोर्स बनाया है, उसको देख लोगे काफ़ी है। उसमें सारे टाइप के आरसीज को बताया गया है, वो स्ट्रेटेजी भी बताई गई है प्रॉपर। और मैं यही कहूँगी कि आप 5 सेट प्रैक्टिस भी करें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वेरियस टाइप्स पे, इकोनॉमिकल इश्यूज़ पे, फाइनेंशियल इश्यूज़ पे, फिर स्टोरी बेस्ड आरसी होती है। तो 5 टाइप्स के आरसी होते हैं, उन सब पे आप एक प्रैक्टिस सेट तो ज़रूर करो यार, ठीक है। अब ये दूसरा दिन हो गया, तो आरसी पे सिंगल रिवीजन पेज बनाने की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ इस पे बनाने की ज़रूरत है। और इसको, ये जो सेकेंड टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड का, दैट इज़ लर्नर कैरेक्टरिस्टिक, और इसको आप कंबाइन कर दोगे एक ही पेज में, क्योंकि दोनों बड़े बड़े टॉपिक नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे टीचिंग एप्टीट्यूड का एक ही पेज हो आपके पास, वो टीचिंग एप्टीट्यूड सब्जेक्ट आपका एक ही पेज में कवर हो जाए। तो उसके सब टॉपिक्स को भी एक ही पेज में कवर करोगे तभी ना, तो धीरे धीरे वो चीज़ें होंगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस टॉपिक को और इस टॉपिक को कंबाइन कर देना है एक ही सिंगल रिवीजन पेज में, और उस सिंगल रिवीजन पेज को आप तीसरे दिन रिवाइज करोगे। तो तीसरे दिन आपको ये भी रिवाइज करना है और ये भी रिवाइज करना है, ठीक है। आरसी रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। डे 3 आएगा तो आपको कंप्यूटर नेटवर्क से नेटवर्क के फंडामेंटल्स पढ़ने हैं, जो बहुत ही ईजी है। ये आधा घंटा का काम है यार। फिर कम्युनिकेशन पेपर 1 का टॉपिक है, ये भी आधा घंटा का काम है। फिर कंप्यूटर ग्राफिक्स, हाँ कंप्यूटर ग्राफिक्स में थोड़ा सा ज़्यादा है, पर वो भी बेसिक्स है। तो अगर आपके पास अच्छा ट्यूटोरियल है कंप्यूटर ग्राफिक्स का, तो ये बेसिक्स तो आराम से कवर हो ही जाएंगे, वो भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 घंटा। तो यानी कि छोटे छोटे टॉपिक्स मैंने लिए हैं, पर हाँ हर एक सब्जेक्ट से, मतलब कि मैंने 3 सब्जेक्ट को कवर करवाने की कोशिश की है एक दिन में, क्योंकि सिलेबस वास्ट है, एट द एंड सिलेबस वास्ट है। तो अब क्या करना है, कंप्यूटर नेटवर्क के फंडामेंटल्स को तो यार आधा पेज भी नहीं चलेगा, ये तो आपका बस 3-4 लाइन में इसके पेजेस कवर हो जाएंगे सिंगल रिवीजन पेज बनाने के लिए। कम्युनिकेशन में भी आप सिंगल रिवीजन पेज बना लें, इसमें भी सिंगल रिवीजन पेज बना लें, और इन तीनों सिंगल रिवीजन पेज को डे 4 में रिवाइज करना ना भूलें। जैसे ही डे 4 आता है, डे 3 का 5 मिनट रिवीजन, 15 मिनट रिवीजन फॉर एवरी टॉपिक। 15 मिनट भी क्यों यार, कम्युनिकेशन इतना छोटा सा टॉपिक, उसको तो यार 2 मिनट भी नहीं लगेगा। सी प्रोग्रामिंग, कंप्लीट सी प्रोग्रामिंग आपको पढ़ना है, जिसमें कि एलिमेंट्स ऑफ सी पढ़ेंगे, टोकन्स क्या होता है, आइडेंटिफायर क्या होता है, एंड सो ऑन अप टिल प्रीप्रोसेसर्स, ये आपको पढ़ना है। सी प्रोग्रामिंग तो यार बच्चे तो होने की शुरुआती में ही पढ़ रहे हो आप, नया तो होगा नहीं, थोड़ा ऊपर से पढ़ना है, पर ऊपर से इतना भी नहीं पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है। सी प्रोग्रामिंग में देखो यार आउटपुट प्रोग्राम्स आते हैं, तो आपको पॉइंटर्स, स्ट्रिंग और फंक्शंस, और यहाँ पे एरे की अगर मैं बात करूँ तो इस पे ज़्यादा फोकस देना है, इसकी प्रोग्रामिंग पे। तो जितना इस पे प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर होगा, ठीक है। तो हाँ, तो सी प्रोग्रामिंग पढ़ना है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक पढ़ना है, तो उसके आधे घंटे भी नहीं लगेंगे, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपको पढ़ना है, जिसमें कि वर्बल, नॉन वर्बल, ये सारी चीज़ें हैं।
तो ये डे 4 का हो गया। तो इस पे भी सिंगल रिवीजन पेज, इस पे भी, इस पे भी। फिर उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क डे 5 में है, पर डे 5 को शुरू करने से पहले डे 4 के 3 सिंगल रिवीजन पेजेस को रिवाइज करना बिल्कुल मत भूलना। कंप्यूटर नेटवर्क से रेफरेंस मॉडल पढ़ना है, बहुत इजी टॉपिक है, आधा घंटा लगेगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वेरी इजी टॉपिक, ओनली आधा घंटा। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको पढ़ना है कि फैक्टर्स क्या क्या होते हैं जो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं, तो ये भी आधे घंटे का टॉपिक है। फिर प्रोग्रामिंग से आपको पढ़ना है लैंग्वेज डिज़ाइन और ट्रांसलेशन इश्यूज, तो ये भी अगर आपके पास प्रॉपर नोट्स और बुक्स हैं तो आप आराम से सारे टॉपिक को कवर कर लोगे। द मेन थिंग इज़ दैट कि आपके पास इनफ रिसोर्सेस होने चाहिए इन टॉपिक्स को कंप्लीट करने के लिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास इस टॉपिक का रिसोर्स नहीं है तो आप मुझसे कह सकते हैं, आई कैन क्रिएट वीडियोज़ फॉर यू, ठीक है। वी आर हियर टू हेल्प यू ऑब्वियसली। सो ये हो गया आपका डे 5। तो इस पे आप एक सिंगल पेज बना लेना, इस पे, इस पे, इस पे। लास्टली मैंने क्या बोला, टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे सब टॉपिक्स एक सिंगल पेज में आ जाने चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डे 6 की। तो डे 6 में आपको मैथमेटिकल रीजनिंग देखना है, जिसमें टाइप्स ऑफ रीजनिंग क्या क्या है वो बताना है आपको। फिर एलिमेंट्री डेटा टाइप्स प्रोग्रामिंग का, तो बहुत छोटू सा टॉपिक है, 15 मिनट्स का। वेब प्रोग्रामिंग में HTML, DHTML, XML, स्क्रिप्टिंग, जावा सर्वलेट, एप्लेट्स, ये सब पढ़ना है। फिर सिस्टम, सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम में लैंग्वेजेस आपको पढ़ना है, लोडिंग, लिंकिंग, रीलोकेशन, ये बहुत ही इजी टॉपिक है। तो देखो 4 टॉपिक है पर चारों ही बहुत इजी है। और रीजनिंग में नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड्स एंड रिलेशनशिप, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर होगा, ठीक है। बाकी डे 7 की बात कर लेते हैं, डेटा बेसिस से डेटा मॉडलिंग, उसमें एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, रिलेशनल मॉडल, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो अगर ये नहीं आता है आपको तो आप लिंक मुझसे मांग सकते हैं, मैंने इस पर कोर्स क्रिएट किया है। साथ ही साथ मैंने इस पर भी कोर्स क्रिएट किया है, जावा पे बहुत सारे कोर्सेस हैं मेरे, और यस नंबर सीरीज पे भी बहुत सारे कोर्सेस हैं। तो अगर आपको कोई टॉपिक लगता है कि उस पर आपको चाहिए टॉपिक तो आप मुझसे मांग सकते हैं, मैं उसको लिंक दे दूंगी आपको, ठीक है। मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स पे कोर्सेज क्रिएट किए हैं पहले से भी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे भी है मेरा, रेफरेंस मॉडल्स पे ट्रिक्स के साथ मैंने बताया सब कुछ, तो आप मुझसे बोल सकते हैं अगर आपका ऐसा लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स की बात कर लेते हैं। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स की अगर हम बात करें उसमें आप 3D पढ़िए, 3D ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड व्यूइंग, इसमें ये सारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। तो डे 7 में आपको ये डेटाबेसेस पढ़ना है और कंप्यूटर ग्राफिक्स पढ़ना है। साथ ही अब आता है आपका, अच्छा डे 8 आपका लेफ्ट हो गया, आई थिंक डे 8 को इस दिन पढ़ना था, तो ये डे 8 है आपका, ठीक है। कंप्यूटर ग्राफिक्स आपको डे 8 में पढ़ना है। तो चलिए ये तो आपके फ़ायदे की बात हो गई है, तो 2 दिन मिल गए आपको। चलो डे 9 की बात कर लें। अब डे 9 में क्या पढ़ना है आपको, डेटाबेसेस से SQL पढ़ना है। तो SQL पे तो काफ़ी इजी चीज़ें हैं। अगर SQL पे आपको कोर्स चाहिए, वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हैं मुझे, आई कैन क्रिएट फॉर यू। एंड मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड में एप्टीट्यूड से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है, रेशियो, प्रपोर्शन, टाइम, डिस्टेंस, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग, एवरेजेस, तो देखो इस पे मैंने 50 अभी इजीएस्ट ट्रिक्स बताए हैं। अभी मेरा एक यूट्यूब वीडियो अपलोड हुआ होगा, अगर आपने नोटिस नहीं किया तो देखिए मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर, लिंक नहीं मिल रहा है तो मांगिए मुझसे, ठीक है। डे 10 में आपको, और देखो इस पर सिंगल रिविजन पेजेस बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि एप्टीट्यूड के जितने भी फॉर्मूले हैं रिलेटेड टू ऑल दिस टॉपिक्स उसको आप सिंगल रिवीजन पेज में देख सकते हैं, और इसके लिए भी सिंगल पेज बनाना है और सबको रिवाइज करना है नेक्स्ट के डे में इन 5 मिनट्स ओनली। अब जैसे ही 10वां दिन आएगा ना, तो 10वें दिन में आपको जो आपने 10 दिन में पढ़ लिया है उसको 10वें दिन आपको करना है रिवाइज, ठीक है। तो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा 10th डे में, पर क्यों करना है ऐसा, क्योंकि भूलना नहीं है ना यार, फिर पिछले 10 दिन की मेहनत तो बेकार हो गई है कि नहीं। तो 10वें दिन में आपको रिवाइज करना है जो भी आपने 10 दिन में पढ़ लिया है। तो 10वें दिन में और क्या क्या पढ़ना है, सिस्टम, सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम से थ्रेड्स को पढ़ना है, और डेटा इंटरप्रिटेशन जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना कीजिए। साथ ही साथ कंप्यूटर आर्किटेक्चर से डेटा रिप्रेजेंटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें नंबर सिस्टम एंड कन्वर्जन है, फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, एरर डिटेक्शन कोड्स, कंप्यूटर अर्थमेटिक, ये सारी चीज़ें हैं। तो देखो डे 10 में उतने ज़्यादा टॉपिक हमने दिए नहीं हैं, ओके। तो डे 10 में आप परफेक्ट रिवीजन कर सकते हैं अपने 10 दिनों का। अब देखो DI में सिंगल पेज बनाने की ज़रूरत नहीं है,
थ्रेड्स में आप सिंगल पेज बना लेना, और डेटा रिप्रेजेंटेशन में तो बहुत ज़रूरत है। तो 2 सिंगल पेज आपको बनाना है डे 10 में, और डे 11 में उसको रिवाइज भी करना है। तो DI जो है, और DI को आप डे 11 तक ख़त्म कर लेना। DI बहुत सारे टाइप्स के पूछे जाते हैं, कभी बार चार्ट का, कभी हिस्टोग्राम का, पाई चार्ट का, टेबल चार्ट का, और लाइन चार्ट का। पर DI का जो है, मतलब कि लेवल जो है UGC नेट एग्जाम में बहुत ही लो लेवल है। तो अगर आप DI थोड़ा भी प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो आप आराम से इसको कर लेंगे। और मैं आपको 50 सेट्स ऑफ DI प्रोवाइड कर सकती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बताइए इन वेरियस टाइप्स पे। यू कैन आस्क मी द लिंक। डेटाबेसेस इनहेंस्ड डेटा मॉडल्स। इनहेंस्ड डेटा मॉडल्स आपको पढ़ना है डे 11 में, जिसमें कि आप देख सकते हैं टेम्पोरल डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स हैं, मल्टीमीडिया डेटाबेसेस हैं। तो ये प्रॉपर जो भी सिलेबस था वो सिलेबस मैंने लिखा है यहाँ पे। तो पूरा इंटायर सिलेबस आपका कवर हुआ है इस स्टडी प्लान में। अब डे 11 में आपको तीसरा सब्जेक्ट भी पढ़ना है। तो डे 11 में DI कंप्लीट करना है, और DI में आपको प्रैक्टिस करना है 10 क्वेश्चंस एटलीस्ट फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ DI। 10 questions. I can provide you 50 questions, so you can take it as a extra dose per day. तो आप डेली बेसिस पे इसको प्रैक्टिस कीजिए। तो देखिए, डेटा इंटरप्रिटेशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और एप्टीट्यूड, ये तीनों ऐसे सेक्शंस हैं। और अगर मैं आउटपुट प्रोग्राम की बात करूँ, ये चारों ऐसे सेक्शंस हैं जिसको अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो वो आपके लिए एक बहुत ही स्कोरिंग मानी जाएगी। क्या क्या मैंने बोला? मैंने आपको 4 टॉपिक बताए, है ना? ओके, लेट मी, हाँ, मैंने आपको 4 टॉपिक बताए। एक तो DI, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और एक मैंने आपको बताया आउटपुट प्रोग्राम, पॉइंटर्स, स्ट्रिंग्स, एरे, फंक्शंस वगैरह पे, और एक मैंने आपको बताया एप्टीट्यूड प्रॉब्लम। ये चारों ऐसे सेक्शंस हैं जिसको अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे, डेली एक एक प्रैक्टिस करोगे, तो ये आपके लिए बहुत ही स्कोरिंग मानी जाएगी। तो मैं तो यही बोलूँगी, फ्रॉम डे 1 टू डे 50 यू शुड प्रैक्टिस दिस थिंग ऑन अ डेली बेसिस। ओके, अब डे 11 में आपको थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन से पढ़ना है ये सारी चीज़ें जो बहुत ही इजी हैं, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं। और डे 12 में आपको ऑब्वियसली इस पे सिंगल पेज बनाना है, और DI पे सिंगल पेज बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और प्रीवियस टॉपिक क्या था? डेटाबेसेस, तो इस पे सिंगल पेज बनाना है। अब आप बात कर लीजिए डे 12 में आपको इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी का बेसिक चीज़ पढ़ना है। इंटरनेट क्या होता है, इंट्रानेट क्या होता है, ये एकदम बहुत ही बच्चों वाली चीज़ें हैं। फिर डेटाबेसेस से आपको डेटा वेयरहाउस और डेटा माइनिंग कंप्लीट करनी है, जो बहुत ही इजी है। अगेन बहुत ही बेसिक चीज़ें लिखी हुई हैं। और फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपका डे 13 में। तो डे 12 में ज़्यादा कुछ भी नहीं, ये तो बिल्कुल बेसिक है जो 15 मिनट का काम है। और ये है डेटा वेयरहाउस एंड डेटा माइनिंग। तो देखिए, मैं क्या बोलूँगी, आप सिलेबस कंप्लीट बच्चों की तरह मत करने बैठ जाना प्लीज़। आप है ना, एक टॉपिक पे जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं MCQ, उतना करने की कोशिश करो यार। आपको डिफरेंट साइट्स पे मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। ओके, तो आप किसी भी टॉपिक को इफेक्टिवली कंप्लीट करना हो तो आप कैसे करोगे? अगर किसी भी टॉपिक को इफेक्टिवली कंप्लीट करना हो तो आपको क्या करना है, उसका सिलेबस तो देखो, फिर उसके बाद यहाँ पे प्रीवियस ईयर पे जाओ कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, किस तरीके के क्वेश्चन आए गए हैं। फिर उसके बाद उस टॉपिक, वो जो टॉपिक है उसको मार्क करो जिस टॉपिक से ये क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में, और फिर उस पर सिर्फ आप फोकस करो पढ़ने में, और फिर सिंगल पेज बनाओ और उसको नेक्स्ट डे रिवाइज करो। तो इस तरीके से एक टॉपिक को इफेक्टिवली आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब डे 13 खत्म, अब इस पे सिंगल पेज बनाया, इस पे सिंगल पेज बनाया, और दोनों को रिवाइज करना है डे 13 में। फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे आपको SDLC पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा वास्ट है, पर जिसने पहले से पढ़ा होगा उसको आधे घंटे भी नहीं लगेंगे। रिसर्च एप्टीट्यूड से रिसर्च के टॉपिक को पढ़ना है, जो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, मीनिंग्स, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉजिटिविज्म, अप्रोचेस टू रिसर्च, ये सारी चीज़ें हैं। तो डे 13 में आपको 2 पेजेस बनाने हैं और दोनों को रिवाइज करना है डे 14 पे। फिर डे 14 आएगा, उसमें रिसर्च एप्टीट्यूड से रिसर्च थीसिस राइटिंग, और DBMS आएगा तो उसमें नॉर्मलाइजेशन कंसेप्ट को पूरा कंप्लीट करना है। नॉर्मलाइजेशन पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें कि 45 प्रीवियस क्वेश्चन मैंने कवर करवाए हैं अपने यूट्यूब चैनल में। ऑपरेटिंग सिस्टम से आपको शेड्यूलिंग पढ़ना है, CPU शेड्यूलिंग क्या होता है, क्राइटेरियाज क्या होती है, एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, सभी एल्गोरिदम्स को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करना सीखना पड़ेगा आपको। फिर ये इस पे एक सिंगल पेज तो बनना है, इस पे भी एक सिंगल पेज, ये सिंगल पेज तो मैंने बना रखा है, तो मेरे वीडियो पे जाके देख लो, एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको।
और शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स में मैंने सिंगल पेज बनाया हुआ है कि एक पेज से कैसे आप शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को पढ़ सकते हैं। तो ये नॉर्मलाइजेशन और शेड्यूलिंग का काम का जो भार है वो आप मेरे से ले सकते हो, ज़्यादा भारी नहीं पड़ेगा आपको, मतलब कि एफर्ट कम लगेंगे आपको। प्रोग्रामिंग करनी है आपको डे 15 में C++ प्रोग्रामिंग। तो C++ प्रोग्रामिंग तो मैंने कवर करवाया है, वैसे आप मेरे वीडियोस को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, और अगर आपके पास अपना ट्यूटोरियल है तो प्लीज़ उसको रेफर करें। टीचिंग एप्टीट्यूड से टीचिंग सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। ऑपरेटिंग सिस्टम से डेडलॉक पढ़ना है, बहुत छोटा टॉपिक है अगेन। तो ये तीनों चीज़ें आपको कवर करनी है डे 15 में। अगेन आई एम सेइंग यू कि C++ पे सिंगल पेज, टीचिंग एप्टीट्यूड का वही जो शुरू से हम सिंगल पेज रिवीजन कर रहे हैं उसको ऐड कर देंगे, इस पॉइंट को भी उस पेज में, और ऑपरेटिंग सिस्टम पे डेडलॉक का एक पेज बनाना है, ठीक है। तीनों को रिवाइज करना है डे 16 में। डे 16 आएगा तो कंप्यूटर नेटवर्क का डेटा कम्युनिकेशन कंप्लीट करना है आपको, जिसमें कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं, डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स, ये सारी चीज़ें, नॉइजी एंड नॉइसलेस चैनल्स, ट्रांसमिशंस, मीडिया वगैरह, मल्टीप्लेक्सिंग, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फिर बिग डेटा सिस्टम, डेटा बेसिस से आपको पढ़ना है, तो पूरा बिग डेटा है कि क्या क्या टाइप्स होते हैं, इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो आई कैन फिनिश द बिग डेटा इन 30 मिनट्स। इफ़ यू वांट द वीडियो फॉर बिग डेटा आई कैन क्रिएट इट, ओके। नाउ कंप्यूटर अर्थमेटिक्स से आपको पढ़ना है रजिस्टर, ट्रांसफर एंड माइक्रो ऑपरेशंस। तो ये भी बहुत छोटा सा टॉपिक है। सो इन तीनों में पेजेस बनाइए आप और तीनों को रिवाइज कीजिए कंप्यूटर डे 17 में। तो डे 17 मैंने ज़्यादा फोकस रखा है कंप्यूटर आर्किटेक्चर टॉपिक पे, क्योंकि एक बार आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर को लेंगे तो एक इंटरेस्ट बिल्डअप होगा, और इंटरेस्ट बिल्डअप करना बहुत ज़रूरी है कंप्यूटर आर्किटेक्चर जैसे सब्जेक्ट में, क्योंकि इट्स सो बोरिंग अकॉर्डिंग टू मी। पर हाँ, अगर एक बार आप पढ़ने बैठ गए आपका इंटरेस्ट बिल्ड होगा, पर इसको बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद फिर आप टच करोगे तो आप बोर हो जाओगे, ठीक है। तो इसलिए डे 17 में मैंने कंप्यूटर अर्थमेटिक के टॉपिक्स को रखा है, जिसमें कि बेसिक्स हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर के, फिर प्रोग्रामिंग, द बेसिक कंप्यूटर, माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल। तो तीनों ही बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो वो पढ़ना है आपको, और रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ना है आपको कि एप्लीकेशंस क्या होते हैं। तो डे 17 तक तो इतना है। तो डे 17 तक आपको क्या करना है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर का एक सिंगल ही पेज बनाना है, जिसमें कि आपके चारों टॉपिक्स कवर हो रहे हों, ये वाले भी, ये वाले भी और ये वाले भी, चारों, ठीक है। और उसको अब रिवाइज करना है डे 18 में। तो डे 18 आएगा तो उसमें 3 सब्जेक्ट्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर्स एंड डेटाबेसेस। ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस मैनेजमेंट, जिसमें कि क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम होता है, फिर आपके सेमाफोर्स होते हैं, पीटरसन सॉल्यूशन होते हैं। तो इस पर मैंने कोर्सेज क्रिएट किए हैं पहले भी। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन पे भी कोर्स है मेरा, तो वो कंपाइलर से पढ़ना है। नो एसक्यूएल एंड डेटाबेसेस आपको पढ़ना है, ठीक है। तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है नो एसक्यूएल भी। कंपाइलर की बात कर लेते हैं। तो देखिए सभी टॉपिक को आप पढ़िएगा, पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ और सिंगल पेज के साथ। मैंने आपको बताया ना, किसी भी टॉपिक को इफेक्टिवली कंप्लीट करना है तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सिंगल पेज बनाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब कंपाइलर आया आपका डे 19। तीनों का पेज आप रिवाइज प्लीज कर लीजिएगा पहले, फिर डे 19 की शुरुआत करें। तो कंपाइलर से आपको पढ़ना है रेगुलर लैंग्वेज के मॉडल्स लाइक डीएफए, एनडीएफए, इक्विवेलेंस, फिर रेगुलर लैंग्वेज क्या होता है। तो भाई इन सब पे तो मैंने पहले से ही कोर्सेज क्रिएट किए हुए हैं, टॉप 5 क्लासेस ऑफ थ्योरी ऑफ कंपटीशन। तो थ्योरी ऑफ कंपटीशन तो आपका ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है फॉर यूजीसी नेट एग्जाम। ऑपरेटिंग सिस्टम से आपका मेमोरी मैनेजमेंट टॉपिक पढ़ना है, जिसमें कि पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसीज। तो देखो पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसीज पे भी आप एक पेज बना सकते हैं। एक पेज क्या, हाफ पेज होगा, उसमें तीनों पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसीज की टेक्निक्स के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। फिर डेटा स्ट्रक्चर्स पे कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी भी आता है आपका, दैट लाइक पी एंड एनपी क्लास प्रॉब्लम्स, एनपी कंप्लीटनेस, रिड्यूसिबिलिटी क्या होता है, ये सारी चीज़ें। अब बात कर लेते हैं डे 20 का ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से स्टोरेज मैनेजमेंट, फिर आप कंपाइलर से पार्सिंग को पढ़ लें, ओके, एंड देन यू कैन स्टडी द ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअल मशीन्स। तो पार्सिंग ने इट्स कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर एक्चुअली, ओके। तो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर में पुश डाउन ऑटोमेटा क्या होता है, एम्बिग्विटी क्या होती है, पार्स ट्री क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज की। ऑलरेडी आई हैव डिस्कस दिस थिंग्स, ठीक है, इन माई यूट्यूब चैनल। ऑपरेटिंग सिस्टम्स वर्चुअल मशीन्स पढ़ने हैं आपको, तो छोटा सा टॉपिक है, तीनों छोटा सा टॉपिक है डे 20 में। तो और रिसोर्सेज भी आपके पास अवेलेबल, तो और भी शॉर्ट हो जाता है आपके लिए। तो फिर डे 20 में, हाँ जी, 20वें दिन आपको टोटल डे 1 से लेकर डे 19 तक जो भी आपने पढ़ा है
सब आपको रिवाइज करना है। तो इसलिए डे 20 में थोड़ा आप देख रहे हो वर्कलोड कम है। अब डे 21 आया। डे 21 में आपको टॉर्क एंड कंपाइलर से ट्यूरिंग मशीन कंप्लीट करना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करनी है, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में व्हाट आर द अप्रोचेस टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको कंप्लीट करना है। तीनों पे सिंगल रिवीजन पेजेस मांगता है बिल्कुल, तो तीनों को बनाओ और फिर उसको रिवाइज करो डे 22 में। जितना ज़्यादा रिवाइज उतनी ज़्यादा इफेक्टिव स्टडी। डे 22 आएगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम से फाइल एंड इनपुट आउटपुट सिस्टम्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पढ़ना है आपको। तो 2 ही टॉपिक हैं, दोनों टॉपिक को आप 1-1 घंटा देकर कंप्लीट कर सकते हैं। वैसे भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे मैंने आपको कोर्स प्रोवाइड किया है, वीडियो है जिसमें कि मैंने बताया भी कि कैसे आप लर्न कर सकते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को 60 मिनट्स में, तो मैंने कवर करवाया है। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम में लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में एवरीथिंग यू शुड स्टडी जो सिलेबस में है। कंप्यूटर नेटवर्क्स में WWW के बारे में पढ़ना है कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है, डोमेन नेम सर्विसेज, फिर रिजोल्यूशन, फिर जितने भी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स हैं उन सबको पढ़ना। तो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स पे मैंने सिंगल पेज बनाया है इन 6 पे। ठीक है, तो इफ़ यू वांट यू कैन आस्क मी फॉर द लिंक। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी मैंने एक कोर्स बनाया 50 क्वेश्चंस वाला, तो उसमें मैंने बताया व्हाट इज़ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन वगैरह, तो आप देख सकते हैं उस वीडियो को भी। तो ये 3 टॉपिक आपको डे 23 में कवर अप करना है। और देखिए कवर अप आप करेंगे तो आपको अपने में कॉन्फिडेंस फील होगा। आप डे 1 की स्टार्टिंग करोगे तो डे 1 में अगर आप पूरे सब्जेक्ट जो भी लिखे हैं वो कंप्लीट कर पा रहे हो तो आपको डे 2 में वो कॉन्फिडेंस मिलेगा। और प्लीज़ स्टार्ट ईच एंड एवरी डे विद अ मोटिवेशनल कोट। ऑब्वियसली यार इतने लंबे सिलेबस को कवर करने के लिए मोटिवेशनल कोट तो चाहिए ही, है ना। तो डे 24 आ जाता है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पढ़ना है। देन आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को कवर करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगेन, क्योंकि ऑब्वियसली एक बार हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ले लेंगे तो इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि आपको इंटरेस्ट बिल्ड होते रहेगा। तो जितना लगातार आप चीज़ों को पढ़ लेंगे तो उतना ज़्यादा कमांड होगी सब्जेक्ट पे। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आपको प्लानिंग भी कवर कर लेनी है। तो ये छोटे छोटे टॉपिक है, ज़्यादा नहीं है। फिर डे 25 आएगा तो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर से आपको ग्रुप थ्योरी कंप्लीट करना है, ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है ये। और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कंप्लीट करना है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। फिर तो लास्ट के दिनों में मैंने ज़्यादा टॉपिक नहीं रखा है, छोटा ही छोटा रखा है, क्योंकि शुरू में जितना स्ट्रेस लेना ले लो, पर एग्जाम के थोड़े दिन पहले स्ट्रेस लेने का कोई मतलब नहीं है। ओके, तो मेक श्योर you read each and everything at the beginning, not at the end. It will create stress for you, okay, if you do this at end. Next day 26 में आपको day 25 का obviously सिंगल पेज रिवाइज करना है जो ग्रुप थ्योरी और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में आपने बनाया। फिर डे 26 में डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स पे आपको सेट थ्योरी पढ़ना है। एंड डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स पे ही आपको काउंटिंग, मैथमेटिकल इंडक्शन एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी भी पढ़नी है। ओके, ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे आपको सॉफ्टवेयर क्वालिटी को कंप्लीट करना है डे 26 में ही। ओके, फिर डे 27 आएगा तो उसमें आपको 3 सब्जेक्ट से 3 टॉपिक लाइक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से आपको मैथमेटिकल लॉजिक, कंप्यूटर नेटवर्क का फंक्शंस ऑफ OSI एंड TCP/IP लेयर्स। तो ये है इम्पॉर्टेंट, ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट है और इस पर मैंने कोर्स क्रिएट किया है, शॉर्टकट में आप चीज़ें पढ़ सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट वगैरह है, तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है ऑब्वियसली। सो ये 3 टॉपिक आपको डे 27 में पढ़ना है और इस पर सिंगल पेज भी बनाना है। तो एट द एंड ऑफ द डे हर एक सब्जेक्ट पे सिर्फ आपका एक ही पेज होना चाहिए रिवाइज करने के लिए, हर एक सब्जेक्ट पे। तो वो आर्ट आपके अंदर होनी चाहिए, जी हाँ, कि कैसे आप एक सब्जेक्ट को एक पेज में रिवाइज करने के काबिल बना सकते हैं। क्योंकि एट द एंड ऑफ डे यू शुड हैव ओनली एंड ओनली 17 पेजेस फॉर 17 सेक्शंस टू रिवाइज। That will create confidence in you, obviously. Day 28 में आपको 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने, कंप्यूटर ग्राफिक्स से 2D ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्म्स एंड सॉफ्टवेयर क्वालिटी फ्रॉम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी तो यार यहाँ पे हो गया था, आई थिंक नहीं हुआ था क्या? अच्छा, लेट मी सी। सॉफ्टवेयर क्वालिटी जी नहीं हुआ था, तो यहाँ पे आप कंप्लीट कर लीजिएगा। डे 29 से 2 चीज़ें हैं, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मल्टी एजेंट सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपका है डे 30। डे 30 में डिस्क्रीट स्ट्रक्चर से लीनियर प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से एस्टिमेशन एंड शेड्यूलिंग ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स, फिर टीचिंग एप्टीट्यूड से इवैल्यूएशन सिस्टम।
डे 31 में कंप्यूटर अर्थमेटिक से सीपीयू और पाइपलाइन एंड वेक्टर प्रोसेसिंग 2 टॉपिक को कवर करना है, और फिर इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन भी कवर करना है। फिर डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स आएगा डे 32 में। पर येस, प्लीज डू नॉट फॉरगेट कि डे 30th डे पे आपको डे 1 से लेकर डे 29 तक जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज भी करना है। फिर डे 31, फिर डे 32 में लीनियर प्रोग्रामिंग एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे आपके डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी हैं और डेटा स्ट्रक्चर टॉपिक भी कवर हो रहे हैं। ओके, फिर कंप्यूटर अर्थमेटिक ओनली डे 33 में एक ही टॉपिक है, दैट इज मेमोरी हायरार्की एंड मल्टीप्रोसेसर्स फ्रॉम कंप्यूटर अर्थमेटिक। एंड डे 34 में आपको डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं, लाइक एरे हो गया, आपका बी ट्री, B+ट्री हो गया, ट्रीज हो गए, लिंक लिस्ट हो गया, क्यू हो गया, स्टैक हो गया, तो जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। फिर डे 35 में आपको पढ़ना है कंप्यूटर अर्थमेटिक से डिजिटल लॉजिक सर्किट एंड कंपोनेंट्स, जिसमें कि फ्लिप फ्लॉप्स, कॉम्बिनेशनल सीक्वेंशियल सर्किट्स और डेटा स्ट्रक्चर डिजाइन टेक्निक्स पढ़नी है आपको, लाइक डिवाइड, कॉन्क्वेर, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्रीडी एल्गोरिथम। डे 35 में ये 2 चीज़ें पढ़नी है। डे 36 में ओनली यू हैव टू स्टडी मेमोरी हायरार्की एंड मल्टीप्रोसेसर्स। ओके, तो मेमोरी हायरार्की एंड मल्टीप्रोसेसर्स रिपीट हुआ है, तो मान लीजिए कि हॉलीडे, डे 36 इज हॉलीडे ऑब्वियसली, तो जो भी टॉपिक अगर आपके बच जाते हैं डे 35 तक, उसको आप डे 36 में कंप्लीट कर सकते हैं। और डे 36 विल बी द डे फॉर रिवीजन फ्रॉम डे 1 to डे 35, बिकॉज द मोर यू रिवाइज द मोर यू विल गेट द कंसेप्ट। ओके, डे 37 में डेटा स्ट्रक्चर से एल्गोरिथम्स पढ़ना है, जिसमें कि लोअर बाउंड थ्योरी और ग्राफ एल्गोरिथम्स के बारे में, मिनिमम स्पैनिंग ट्री वगैरह के बारे में, सब पे सिंगल पेज बनाते चलना और नेक्स्ट डे उसको 5 मिनट में रिवीजन करना। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फजी सेट्स आप पढ़िएगा डे 37 में। डे 38 में आपको अगेन यहाँ पे डिजिटल लॉजिक सर्किट्स एंड कंपोनेंट्स, क्योंकि ये बहुत ही लंबा टॉपिक है इसलिए इसको मैंने 2 दिन लिखा है। ऑब्वियसली कॉम्बिनेशनल सर्किट और मल्टीप्लेक्सर रजिस्टर्स जो सिक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं, तो आप उस दिन कॉम्बिनेशनल सर्किट पढ़ लेना और इस दिन आप सिक्वेंशियल सर्किट पढ़ लेना, और अगर आप उसको एक दिन में कवर कर पा रहे हो तो दैट्स रियली ग्रेट, तो इस दिन आप उसको रिवाइज कर लेना, दैट्स अप टू यू यार, ठीक है। डे 39 में डेटा स्ट्रक्चर से आपको एडवांस्ड एल्गोरिथम्स पढ़ना है, लाइक सॉर्टिंग, सर्चिंग, मर्जिंग वगैरह, स्ट्रिंग मैचिंग वगैरह। टॉक एंड कंपाइलर डिजाइन और डेटा स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है डे 40 में। और हाँ, 40th डे में डे 1 से लेकर डे 39 का रिवाइज करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। फिर डे 41 में टॉक और कंपाइलर डिजाइन से सिंटेक्स एनालिसिस एंड सिमेंटिक एनालिसिस, दैट इज द फर्स्ट एंड सेकंड फेज ऑफ द कंपाइलर। तो बहुत ही ईजी है यार ये, तो इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी अगर आपको चाहिए तो। डे 42 में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जेनेटिक एल्गोरिथम एंड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को कंप्लीट करना है। कंप्यूटर नेटवर्क डे 43 में है, जिसमें कि आपको मोबाइल टेक्नोलॉजी कंप्लीट करनी है पूरी, और साथ ही साथ पेपर 1 से आपको पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट को भी कंप्लीट करना है इन डे 43। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डे 44 में आपको कंप्यूटर नेटवर्क से 2 टॉपिक कंप्लीट करना है, दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड नेटवर्क सिक्योरिटी भी। ओके, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट डे 45 में पेपर 1 से आपको कंप्लीट करना है पीपल डेवलपमेंट इन इन्वायरमेंट का इन्वायरमेंटल इशूज़, तो ये बहुत ही ईजी टॉपिक है। और अगर हम बात करें टॉक एंड कंपाइलर्स की, तो डे 46 में आपको रन टाइम एंड कोड जनरेशन कंप्लीट करना है कंपाइलर सब्जेक्ट से, तो इसका भी लिंक आप मुझसे मांग सकते हैं। पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट से अगेन आप नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज और हैजार्ड्स, डिजास्टर्स वगैरह को कंप्लीट करिएगा। फिर डे 48 में आपको पेपर 1 से इस टॉपिक को कंप्लीट करना है, तो ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, तो देख सकते हो आपकी एट द एंड बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक हैं, ज़्यादा मैंने प्रेशराइज करने के लिए नहीं रखा है आपको। शुरू में आप देख सकते थे ज़्यादा वेटेज था। और फिर हायर एजुकेशन सिस्टम एक चीज़ बचती है पेपर 1 से, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को आप 2 दिन लीजिए कंप्लीट करने के लिए, इट्स अप टू यू। तो ये आप इतना आपका सिलेबस कवर हो जाएगा डे 50 तक, पूरा सिलेबस आपका इफेक्टिव तरीके से कंप्लीट होने वाला है। आप देख सकते हैं बीच बीच में बहुत ही कम कम टॉपिक भी थे, तो आप बचे हुए जो अगर शायद कोई भी टॉपिक छूट जाता है तो आप उस दिन उसको कंप्लीट कर सकते हैं कंपनसेट वगैरह कर करके। तो डे 50 तक आपका पूरा स्टडी प्लान हो गया कंप्लीट। और अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है रिवाइज करना है। कैसे? जो भी आपने जो सिंगल रिवीजन पेजेस बनाए होंगे ना सारे सब्जेक्ट पे, उनको रिवाइज करते रहना है हर 10 दिन लास्ट के। और फिर हर एक दिन आपको एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट देने ही देने हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, फुल लेंथ, ठीक है। परचेस कर लो फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना,
सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट तो प्रिपरेशन के टाइम पे ही करना है, स्टडी प्लान के। हर एक टॉपिक को पढ़ो, उस पर मॉक टेस्ट दो, हर एक टॉपिक को पढ़ो, मॉक टेस्ट दो। तो किसी भी टॉपिक को इफेक्टिवली कैसे कंप्लीट करना है, क्या बोला मैंने, सिलेबस देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखो, फिर देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट को मार्क करो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आए हैं। उसके बाद अब पढ़ने बैठो, स्टडी करो, स्टडी करके मॉक टेस्ट दो, देखो क्या वो टॉपिक आपका स्ट्रांग हुआ स्टडी करने से। ये 5 स्टेप्स होते हैं टू कवर एनी टॉपिक इफेक्टिवली। उसके बाद ये भी होता है सिंगल रिवीजन पेज भी बना उस टॉपिक पे, उसको दूसरे दिन 5 मिनट रिवीजन करो, हर 10वें दिन 5 मिनट रिवीजन करो, 5 मिनट नहीं 2 मिनट, और फिर एट द एंड आप जब रिवाइज करोगे आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा उसको देखने में, 1 मिनट भी नहीं, ठीक है, क्योंकि इतना रिवाइज ही हो जाएगा। अब वो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ व्हाइल यू प्रिपेयर, व्हाइल यू गिव द मॉक टेस्ट। तो जब भी आप मॉक टेस्ट दोगे तो यू हैव टू फॉलो कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच to solve any MCQ question. Obviously, if you give mock test, and after giving mock test, you will analyze the paper, you will analyze your mistakes, you will analyze your answers. ठीक है? So MCQ question को आपने देखा, तो कैसे सॉल्व करना है, क्या कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच होनी चाहिए। तो जैसे कि एक क्वेश्चन आता है आपके दिमाग में कि रिपीटर किस लेयर पे ऑपरेट करता है। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम कंप्यूटर नेटवर्क OSI लेयर, जिसमें कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि रिपीटर एक नेटवर्क डिवाइस है पर वो कौन से लेयर पे वर्क करता है। तो आपका आंसर आया ये कि रिपीटर वर्क्स इन फिजिकल लेयर। बट व्हाट अबाउट द अदर्स लेयर। ऑब्वियसली जितने भी लेयर्स हैं उनका अपना अपना नेटवर्क डिवाइस होता है, अपना अपना नेटवर्क डिवाइस होता है। एप्लीकेशन लेयर का भी कुछ ना कुछ होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, जैसे कि फिजिकल का है। तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लाइक यहाँ पे जब मैं फिजिकल लेयर की बात करूँ तो फिजिकल लेयर का प्रोटोकॉल क्या होता है, कोक्स होता है, फाइबर होता है, वायरलेस होता है। नेटवर्क डिवाइस क्या होता है फिजिकल लेयर का, रिपीट होता है, रिपीटर होता है, हब होता है ना। तो एक तो तरीका ये हो गया कि अगर जो भी आंसर है, जैसे फिजिकल लेयर आपका आंसर है तो फिजिकल लेयर से जितनी भी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड वो सब आपको आ जानी चाहिए, वो सब आपने सर्च कर लेना है। क्योंकि इस बार फिजिकल लेयर का नेटवर्क डिवाइस पूछे तो अगली बार उसका डेटा यूनिट या फिर टाइप ऑफ लेयर या फिर उसके फंक्शंस पूछा जा सकता है। तो आपको फिजिकल लेयर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें वो सभी आपको नोट डाउन वही कर लेनी है कि मॉक टेस्ट में अगर ये क्वेश्चन आया है तो मुझे इससे रिलेटेड सभी चीज़ें पढ़ लेनी चाहिए। लाइक कि फिजिकल लेयर कोक्स और फाइबर वायरलेस प्रोटोकॉल को यूज़ करता है, उसके अंदर 2 टाइप के नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं, रिपीटर, हब, वो डेटा यूनिट बिट को यूज़ करता है। फिजिकल लेयर एक हार्डवेयर लेयर है, उसके 4 फंक्शंस होते हैं, बिट को सिंक्रोनाइज करना, बिट रेट को कंट्रोल करना, फिजिकल टोपोलॉजी और ट्रांसमिशन मोड। तो ये 5 चीज़ें मैंने पढ़ ली। तो ये क्या एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी हुई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को कंप्लीट करने की। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट फॉर्मूला है 5x1 फॉर्मूला यूजिंग बॉक्स मेथड। तो अब ये दूसरा तरीका है MCQ क्वेश्चन को सॉल्व कर देने का। जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने आता है कि ऑन नेटवर्क लेयर पे कौन सा डिवाइस ऑपरेट करता है। तो नेटवर्क लेयर पे ऑब्वियसली कौन सा डिवाइस ऑपरेट करेगा, राउटर। तो राउटर मैंने लिखा, पर क्या ये इफेक्टिव है किसी भी MCQ सॉल्व कर लेने का, नहीं, मुझे बाकी ऑप्शंस को भी देखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे हब, राउटर, गेटवे, स्विच, रिपीटर था, उसको मैंने यहाँ पे बॉक्स मेथड में लिख दिया टेबलर फॉर्म में। ठीक है, मैंने इसको टेबलर फॉर्म में लिख दिया कि जब इस बार क्वेश्चन आया है राउटर, इस बार इसका आंसर है जो नेटवर्क लेयर पे करता है, तो हब कौन से लेयर पे करता है, ये कौन से लेयर पे करता है, ये कौन से, मुझे ये भी पता होना चाहिए। तो हब जो होता है वो फिजिकल लेयर पे वर्क करता है, गेटवे आपका इन तीनों लेयर पे, और डेटा लिंक लेयर पे स्विच, और फिजिकल लेयर पे रिपीटर काम करता है। तो ये बॉक्स मेथड हो गया जिसमें कि मैं सारे ऑप्शंस को लेकर चल रही हूँ, सिर्फ आंसर को लेकर नहीं। तीसरा तरीका होता है कि आपको अगर कोई MCQ क्वेश्चन मिला जो बहुत ही लॉन्ग है, बहुत ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा टेक्निक से बना है, तो उसको आप ट्रिक्स प्रिपेयर करके उसको रिमेंबर कर सकते हो। जैसे कि क्वेश्चन आया व्हाट इज़ द डेटा यूनिट ऑफ फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर का डेटा यूनिट क्या होता है, सबको पता है बिट होता है ना। तो हमने बिट लिखा, बट क्या ये पूरा अच्छा तरीका है इफेक्टिव तरीके से एक MCQ को सॉल्व कर लेने का, नहीं। अगर यहाँ पे इस बार फिजिकल लेयर का डेटा यूनिट पूछा है तो अगली बार इन बाकी लेयर्स का भी डेटा यूनिट पूछा जा सकता है। और OSI लेयर में तो यार 7 लेयर होते हैं, आप सिर्फ ऑप्शंस को लेकर क्यों चल रहे हो, है ना, हम तो सारे लेयर को गिनेंगे।
तो इसीलिए एप्लीकेशन लेयर जो होता है उसका डेटा यूनिट डेटा होता है, इसका भी डेटा, इसका भी डेटा, इसका सेगमेंट्स होता है, इसका पैकेट, इसका फ्रेम और इसका बिट। पर इस चीज़ को हम ट्रिक्स के साथ कैसे याद करें? बहुत सारी चीज़ें हैं, कैसे याद होंगी यार? अगर मुझे सिर्फ ये याद करना होता है कि फिजिकल लेयर का बिट होता है, चलो मैं याद कर लेती, पर ये 7 लेयर के लिए 7 डेटा कैसे याद करें? तो मैंने डेटा का DA बनाया, सेगमेंट का S बनाया, पैकेट का पैकेट और फ्रेम का फ्री बना दिया और बिट को बिस्किट बना दिया। तो मैंने इसको टॉप टू डाउन अप्रोच से पढ़ा, 10 पैकेट फ्री बिस्किट देना अंकल। तो जब भी हम जाते हैं दुकान में और जब कुछ पैसे बच जाते हैं तो हम एक 10 पैकेट का बिस्किट ले लेते हैं कि चलो यार 10 पैकेट का बिस्किट ले लेते हैं इस खुशी में कि 10 रुपये बच गए जो मम्मी ने खर्च करने के लिए दिए थे, सामान लाने के लिए दिए थे। तो हम लास्ट में ऐसा कुछ कर ही लेते हैं, बिस्किट ले लेते हैं, है ना। तो 10 पैकेट फ्री बिस्किट से इस ट्रिक से आपको याद हो जाएगा कि DA स्टैंड्स फॉर डेटा, S स्टैंड्स फॉर सेगमेंट्स, पैकेट मतलब पैकेट, फ्री मतलब फ्रेम हो गया और बिस्किट का मतलब बिट हो गया। और डेटा जो है DA वो 3 लेयर्स के लिए है, फिर S आपका हो गया ट्रांसपोर्ट के लिए, ऑटोमेटिकली ये याद हो जाएगा आपको। तो ये तरीका था चीज़ों को याद करने का, ठीक है। अगर ऐसे आपको ट्रिक्स चाहिए पूरे कंप्लीट OSI लेयर पे तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं अपने थॉट्स को कि आपको चाहिए कि नहीं। साथ ही साथ यहाँ पे कमेंट आया था ज्योत्सना का कि आज ही आया था कि मैम द डिटरमिनेंट ऑफ प्योर वर्चुअल फंक्शन इज -1, प्लीज चेक वंस। सो क्योंकि यहाँ पे कमेंट आया था तो चेक तो करना ही था मुझे। तो यहाँ पे उनका क्वेश्चन थोड़ा, उनका आंसर गलत है थोड़ा सा, मैं कहना चाहूँगी। एक्चुअली दिस इज अ रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स, प्योर रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स, नॉट वर्चुअल फंक्शन। तो यहाँ पे ज्योत्सना मैंने चेक तो किया, कैलकुलेशन गलत थी डिटरमिनेंट की। तो मैं सभी बच्चों को ये बताना चाहती हूँ कि जो प्योर रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होता है, प्योर रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स का जो मैंने आपको कंप्यूटर ग्राफिक्स वाले वीडियो में बताया है, वो होता है -1। द डिटरमिनेंट ऑफ प्योर रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स इज -1, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक्स थी तो वो मैं माफ़ी चाहूँगी। इट विल बी 1 × -1 -0, तो ऑब्वियसली -1 -0 विल बी -1। तो -1 इज द करेक्ट आंसर एंड इट इज़ द डिटरमिनेंट ऑफ द प्योर रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स। तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस काउस्ड, बट येस हमें गलत एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करनी, तो इसलिए आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक एंड ऑब्वियसली इसलिए मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये स्ट्रेटजी पसंद आई है, ये जो तरीका था मेरे स्ट्रेटजी का, कि आपको पसंद आया तो प्लीज़ शेयर योर व्यूज़, लाइक कीजिए वीडियो को अगर पसंद आया है तो। थैंक यू सो मच। बाकी अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट की लिंक चाहिए आप मुझसे मांग सकते हैं।